बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। और जनाब, जो तब्दीलियां जिंदगी में आ रही हैं, उम्मीद है वो अच्छे के लिए आ रही हों। एक तब्दीली जो हमें मौसम में दिखाई दे रही है, उसके हवाले से हमने आपको लास्ट वीक में भी वार्न किया था कि जनाब ये जो मौसमियाती तगय्युर है, जो तब्दीली है, इसको ज़रा खातिर में लाइएगा, क्योंकि अब बहुत तेजी से बहुत रैपिडली चीजें तब्दील हो रही है। और गुज़िश्ता रोज की भी अगर बात करें तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक बार फिर आसमान पर काली घटाएं छाते ही अंधेरा छा गया। बाज़ इलाकों में तेज हवाओं के बाद बारिश और कुछ मकामात पर जालाबारी हुई और बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। और गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली जो शदीद जालाबारी थी ना, जिससे गाड़ियों समेत मुख्तलिफ अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा था, जिसका असर शहरियों पर कम ना हो सका है। अभी तक इसका असर बाकी है। और कल जब काली घटाएं छाई थी तो शहरियों ने अपने बंदोबस्त कर लिए थे। तो जनाब, ये तो इस वक्त इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, रावलपिंडी की बात कर रहे हैं, जहाँ एक बार फिर जालाबारी हुई है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें ना शहर कायद की, जी तो हाँ, हीट वेव का भी अलर्ट है। लेकिन फिलहाल जरा इस्लामाबाद वाली वो बड़ी कुछ इस तरह के मनाजिर भी देखने में आए कि अपने तई लोगों ने कुछ फनी भी लगे, लेकिन क्या किया जा सकता है। इस कुदरती आफत से निमटने के लिए अपनी गाड़ियों को डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट चीज़ों से कवर कर दिया। ये जो विजुअल्स अभी आप देख रहे हैं, ये इस्लामाबाद के ही हैं, जहाँ पर कारपेट्स डाल दिए गए गाड़ियों के ऊपर कि जो शदीद किस्म का नुकसान है उससे बचा जा सके। क्योंकि अलर्ट यही था कि जनाब जो पहले हुई थी आलाबारी जितनी शिद्दत से अब भी हो सकती है, तो जो विंड स्क्रीन वाला मामला है ना, वो भी शिद्दत इख्तियार कर गया। वो भला कैसे? क्योंकि जैसे ही कोई कुदरती आफत आती है तो जो माफिया है और जो अंदर के शैतान है हमारे, वो बाहर निकल आते हैं। और जो 15,000 का काम हो रहा था पहले, अब वो 25,000 तक चला गया। और जो 25,000 का हो रहा था वो आगे 40,000 तक चला गया। इस तरह की चीजें जब कहते हैं ना कि हमारी असलियत खुल के सामने आ जाती है, इस तरह की चीजों पे होती है। और हर कोई इस काबिल नहीं होता कि फौरी तौर पर अगर गाड़ी का नुकसान हुआ तो उसे जाके रिपेयर भी करवाया जा सके। लेकिन फिलहाल लोगों ने अपनी तौर पर अपने लिए, अपनी गाड़ियों की प्रोटेक्शन के लिए इंतजाम किए। फौरी तौर पर शेड्स भी ढूंढे, वहां गाड़ियां पार्क भी कर दी गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह से जो यालाबारी है उतनी शदीद नहीं हुई। लेकिन बारिश होती है तो इजी नहीं होना है। ये हो सकती है, किसी वक्त भी हो सकती है, और होने के बाद ये सूरत हाल बिगड़ सकती है। इसलिए अपनी हिफाजती तदाबीर को बिल्कुल अपने साथ रखे, जो आप खुद से कर सकते करें। अब बात हम करते थे शहर कायद की, कराची की बात कर रही थी, तो जनाब वहां गर्मी बढ़ने लगी और महकमा मौसमियात ने बुध तक पारा हाई रहने की पेशगोई कर दी है। हीट वेव के हवाले से बताया कि 23 अप्रैल तक हीट वेव का अंदेशा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में समुद्री हवाएं मुअत्तल रहने और बलूचिस्तान की रेगिस्तानी गर्म हवाओं के गलबे के बायस गर्मी की शदीद लहर का सामना। इसकी प्रेडिक्शन भी पिछले हफ्ते ही हमारे एक्सप्रेसो में ही कर दी गई थी। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया यही गया था कि जनाब जो वेदर है इस्लामाबाद और उससे जो मुल्का इलाके हैं वहाँ पर इस तरह का होगा। लेकिन जो शदीद किस्म की हीट वेव है उसका अलर्ट भी है, खास तौर पर सिंध के लिए था और जनूबी पंजाब के लिए था। तो अब ये बताया जा रहा है कि बुध तक दर्जा हरारत 39 से 41 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। और तिबी माहिरीन ने इसके पेश नज़र शहरियों को जो सूरज की बराह रास्त तपिश है उससे दूर रहने की हिदायत कर दी है। और ख़ास तौर पर यह मशवरा दिया है कि आप लोग डिहाइड्रेट ना हो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर कोई ख़ास किस्म की मजबूरी है, डेफिनेटली अपने अगर काम पर जाना है तो ही घरों से बाहर निकले। और जो छोटे बच्चे आपके बुजुर्ग हैं, कोशिश करें कि उनको सन एक्सपोजर इतना ज्यादा ना दें और वो जो है ना इससे बचे रह सकें। और लेकिन क्विकली हम छोटी सी एक बात पाकिस्तान सुपर लीग की भी कर ले, क्योंकि वो तो सन एक्सपोजर से अभी बचे हुए हैं। 8 बजे मैचेस शुरू हो रहे हैं और पहले चुके टाइम, लेकिन फिर भी स्टेडियम आप लोग नहीं भर रहे और शिकायतें वहीं पर है। एक वीकेंड के बावजूद भी स्टेडियम खाली दिखाई दिया। लेकिन अगर मैचेस की बात करें तो PSL सीजन 10 के दिलचस्प और शानदार मुकाबले जारी हैं और जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उसने जो है एक बार फिर से साबित कर लिया कि भाई वो उनकी पूरी तैयारी है। उनकी ना सिर्फ पेपर पर टीम स्ट्रांग है, परफॉर्मेंस भी उनकी जबरदस्त है जनाब। उन्होंने फिर किंग्स की पूरी सल्तनत ही समझे बिखेर दी है और इस वक्त भी टॉप पर ही है इस्लामाबाद यूनाइटेड। अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें, दूसरे नंबर पर लाहौर हैं। इस पर आगे चलकर हम जरा डिटेल में बात भी करेंगे। जरा हमने कहा कि आपको ओवरव्यू दे दें। अब बड़ी खबर में जरा बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। यहाँ आपको बताएं कि नहरों के मामले को लेकर एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और वफाक और सिंध ने केनाल्स का मसला टेबल पर हल करने पर इत्तफाक कर लिया। और इस हवाले से वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने यह इत्तफाक किया कि मुलाकात करके केनाल मसले को बातचीत से हल किया जाएगा। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि केनाल्स मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं।
वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने हिदायत दी है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी भी वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ा केनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। जी हाँ, और सिंध हुकूमत हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। पीपल्स पार्टी 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। उधर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में JUIF तहरीक इंसाफ के साथ जाती नजर नहीं आ रही और इस हवाले से JUIF की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया है फिलहाल तहरीक इंसाफ के साथ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में नहीं जाया जाएगा। तो जनाब, अब लग यूं रहा है कि तहरीक इंसाफ एहतजाज के मामले को लेकर सोलो फ्लाइट लेगी और मुश्किलात का शिकार तहरीक इंसाफ हुकूमत को सोलो फ्लाइट के साथ टफ टाइम कैसे दे पाएगी, इस सब पर हमने करनी है बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं माजिद निजामी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। भाई साहब, इस वक्त जो किनाल्स का मामला है वो आपको किस करवट बैठता हुआ नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है कि हुकूमत कुछ कदम पीछे आएगी या पीपल्स पार्टी समझौता करेगी? जी, ये मामला इसलिए इंटरेस्टिंग होता जा रहा है कि इसके दो पहलू हैं। एक तो पॉलिटिकल पहलू है और दूसरा एक टेक्निकल मामला है। पॉलिटिकली तो सिंध के अंदर इस वक्त खासा एहतजाज मौजूद है और उसकी बुनियाद में कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तो ये कि कोटरी बैराज के बाद दरियाए सिंध को एक मखसूस मिकदार में पानी चाहिए होता है ताकि समंदर जो है वो जमीनों की तरफ ना आ सके, तो एक मखसूस मिकदार में पानी उनको मुहैया किया जाना चाहिए। वो कई सालों से वो पानी भी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से कई ऐसे देहात हैं जो पहले साहिली पट्टी पर थे और अब उन्हें समंदर जो है वो खा चुका है। तो ये एक बड़ा अहम मसला है वहां पे जिला ठट्ठा के अंदर और बदीन के अंदर। उसके बाद दूसरा मसला ये है कि चूंकि दरियाए सिंध पर ही सूबा सिंध की जितनी भी ज़राअत है उसका ऑलमोस्ट 80% जो है वो डिपेंडेंट है दरियाए सिंध के पानी के ऊपर। तो इसलिए उनकी जो लाइफ लाइन है वो यही दरिया है। पंजाब में तो हमारे पास 4-5 दरिया हैं, मुख्तलिफ सेटअप्स हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ 80% का जो दारोमदार है वो इनके ऊपर है। अब जब 6 नहरों की बात चली है जिसमें से हर सूबे में 2-2 नहरें बनाई जानी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है या जिसके ऊपर बात की जा रही है वो ये है कि चोलिस्तान का जो ग्रीन इनिशिएटिव है उसको जो दरिया सतलुज से नहर दी जाएगी उसके ऊपर तनकीद की जा रही है। पंजाब का या हुकूमत का मौकफ ये है कि जी वो तो दरिया सतलुज का जो फ्लड वाटर है उसके जरिए उसको मैनेज किया जाएगा, लेकिन जो मुखालफीन हैं या जो सिंध के मौकफ के हामी लोग हैं वो इस खतरे का इजहार कर रहे हैं कि सिंध से ही वो पानी चनाब में और फिर सतलुज में डाइवर्ट किया जाएगा। अच्छा। उससे जो है वो पानी की मजीद कमी हो सकती है। तो ये ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं कि जिनके ऊपर बैठ के गवर्नमेंट को बात करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये टेक्निकल पॉइंट्स हल नहीं होते, ये जो फिगर्स हैं इस वक्त तकरीबन पहले ही जो है वो पाकिस्तान में तकरीबन 10 मिलियन एकड़ फुट की जो है वो पानी की कमी है। तो उस कमी के दौरान आप जब 6 नई कैनाल्स बनाएंगे तो उनको पानी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, ये एक अहम मसला है जिसका फिलहाल हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि सिंध के अंदर इस वक्त एजिटेशन बढ़ रही है। कल ये बात बिल्कुल हुई है कि राना सनाउल्लाह, शर्जील मेमन और बाकी लोगों के आपस में राब्ते हुए हैं जिसमें ये कहा गया है कि इस मामले को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। लेकिन उसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, उसको किस तरह से कोई फार्मूला बनाया जाएगा, मुझे इस वक्त वो समझ में नहीं आ रहा। उसकी वजह कि ये खासा मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में पानी की कमी है, उसकी वजह मौसमियाती तब्दीलियां हो सकती हैं, पानी का ज़िया हो सकता है, वाटर मैनेजमेंट के अंदर जो बैड गवर्नेंस के शिकायत हैं वो हो सकती हैं। तो जब पहले ही पाकिस्तान के नहरी निज़ाम के अंदर या दरियाओं में पानी कम है तो उसकी बेस के ऊपर आप ऐसा कौन सा फार्मूला बनाएंगे कि जिससे सारे सूबे राजी हो, तो मुझे फिलहाल ये खासा मुश्किल नजर आता है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जो बातचीत का मामला है हम ये देख रहे हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत शुरू तो हुआ, बहुत देर की लफ्जी जंग के बाद फाइनली टेबल टॉक पर अब आ गए हैं दोनों जमातें। लेकिन बात यह है कि आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्या वफाक जो है वो अपने जो नहरों वाला मंसूबा उससे पीछे हटेगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुलकर ये बता चुकी है कि वो इस चीज़ को चाहते ही नहीं है, तो इस पर डिस्कशन उस तरीके से नहीं हो सकती। तो क्या कहेंगे? जी, मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो कुछ दिन खामोशी रही है। उसकी वजह यह कि मुस्लिम लीग नून इस सारे मामले के अंदर स्टेक होल्डर नजर नहीं आ रही थी। उसकी वजह यह है कि जो ग्रीन इनिशिएटिव के मंसूबे हैं या जो चोलिस्तान के लिए कैनाल बनाई जानी है उसका डायरेक्ट ताल्लुक मॉडर्न एग्रीकल्चर से है और ग्रीन इनिशिएटिव से है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी भी
वफाक में मुस्लिम लीग नून को ही तनकीद का निशाना बना रही थी, लेकिन वो अपनी शिकायत किसी और तरफ करना चाह रहे थे। और इसीलिए हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून इस सारे मामले से कुछ ना कुछ एक कदम पीछे रही है। और जब 10-15 दिन हो गए इस मामले को, तो अब उन्होंने बहरहाल इसके अंदर आने का फैसला किया है। तो इसलिए चूंकि पीपल्स पार्टी का मौकफ जो है वो भी इंतहाई सख्त है और उसमें ऐसे लगता है कि लचक मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ ये जो SIFC के ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं, इसके हवाले से भी रियासत ये फैसला कर चुकी है कि इनको कंटिन्यू किया जाना है। तो अब इस मामले के अंदर दरमियानी रास्ता कैसे निकलेगा, क्या कैनाल्स को रोक दिया जाएगा या वो जो मतलूबा पानी की तादाद है वो कहां से आएगी, ये वो ऐसे सवाल हैं कि जो अभी तक अनआंसर्ड हैं, जिनका जवाब फिलहाल नहीं है। लेकिन ये बात जरूर खुशाइंद है कि चूंकि मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए इस मसले को हल करने का ऐलान किया गया है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें कोई ऐसा फॉर्मूला नजर आ जाए। लेकिन फिर मुझे ऐसा ही लगता है कि रियासत की जानिब से जो फैसला किया गया है उस पर ही अमल दरामद होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी पॉलिटिकली इस पोजीशन में नहीं है कि वो गवर्नमेंट को इस मामले के ऊपर छोड़ सके। क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट को छोड़ेंगे तो जो नेशनल असेंबली का चेस बोर्ड है या वहां पे जो स्कोर कार्ड बनता है, उसके अंदर कोई ऐसी हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि पीपल्स पार्टी PTI के साथ जाकर हुकूमत को परेशान करे। तो इसलिए इसी सेटअप के अंदर रहते हुए, चूंकि उनके पास आईनी ओहदे भी हैं और नेशनल असेंबली के अंदर वो अलाए भी हैं, तो वो अपना एहतजाज भी जारी रखेंगे। लेकिन मुज़ाकरात के जरिए बातचीत जो है उस पर इत्तफाक किया गया है उस पर। और माजिद साहब, ये हम देख सकते हैं कि इससे पहले ऐसे बहुत सी रिपोर्ट्स जो हमें फॉरेन मीडिया पे दिखाई दी हैं, जिसमें इस दरिया सिंध का जो पानी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात हुई है। और ये सालों पहले की बात है जब ये रिपोर्ट्स आ रही थी। तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी के दुरुस्त भी है और कुछ जो है हुकूमत का मौक़िफ़ भी दुरुस्त है। तो ये एक खुशहाल चीज़ है कि वो टेबल टॉक पर आ गए हैं और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें ये ब्रेक थ्रू उनको मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन दूसरी जानिब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उन्होंने जो ग्रैंड ऑपोजिशन लाइंस के हवाले से एक ब्रेक थ्रू करना था, वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि JUIF भी पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि अभी उस तरह से एतमाद साजी का फुकदान नजर आता है। ये बात दुरुस्त है कि हमने कल जो इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें इस चीज को जरूर नोट किया है कि वहां पर तमाम कदावर अपोजिशन के सियासी रहनुमा मौजूद थे और उन्होंने तकारीर भी की हैं जिसमें उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की और अवाम का जो हक हुक्मरानी है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके रिस्पेक्ट के लिए भी उन्होंने बात की है। तो मुझे लगता है कि अभी अपोजिशन में मामला यहाँ तक तो आन पहुंचा है कि वो कॉन्फ्रेंसेस के अंदर एक दूसरे के साथ मौजूद हैं, लेकिन इससे आगे बढ़कर तमाम जमातें मिलकर क्या लाहे अमल इख्तियार करती हैं उसके ऊपर कई इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं। जब तक वो अगर खत्म नहीं होंगे तो तब तक कुछ सूरत हाल बनती है, आप नहीं देखे। तो क्विकली मैं चाहूंगी 30 सेकंड है माजिद साहब, कोई पंजाब की पावर शेयरिंग में भी कोई ब्रेक थ्रू आपको नजर आ रहा है? देखिए, पंजाब की पावर शेयरिंग तो सिर्फ मुज़ाकरात की हद तक की मुझे महदूद नजर आती है। उसकी वजह यह है कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की उस तरह की प्रेजेंस नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नून अपने लिए जो है वो पावर शेयरिंग का मुतालबा करे तो उसकी जो परसेंटेज है वो बिल्कुल नजर नहीं आती। पंजाब के अंदर जो मखसूस पीपल्स पार्टी के हल्के हैं, जिस तरह मुल्तान है या चन्योट है या रावलपिंडी में राजा परवेज अशरफ का हल्का है, तो इस तरह के जो इंतखाबी हल्के हैं उनके अंदर तरक्याती कामों के ऊपर बात हो सकती है, उनके फंड्स की बात हो सकती है, वो पोस्टिंग ट्रांसफर्स के मामला डिस्कस हो सकते हैं। लेकिन इससे आगे बढ़कर फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ऐसा बड़ा ब्रेक थ्रू हो कि जिसके अंदर पीपल्स पार्टी कैबिनेट में शामिल हो या उससे कोई और राहत मिले। तो ये मामला सही है, आईनी ओहदा तो है उनके पास फिर भी। माजिद साहब बहुत शुक्रिया। माजिद निजामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुल्की की सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात ऐसे पाकिस्तानी शहरी से करवाते हैं जो हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट लेकिन जाने जाते हैं बतौर सयाह और अब तक पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 107 ममालिक का सफ़र कर चुके हैं, जबकि उनका सबसे दिलचस्प सफ़र जो है वो रहा है भारत का। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं DI खान से ताल्लुक़ रखने वाले शुएब गंडापुर की। इंडिया में शुएब को दिल्ली, आगरा, जयपुर और बनारस का वीज़ा मिला और उन्होंने भारत के मुख्तलिफ शहरों में 16 दिन तक क़याम किया। 10 बार मुख्तलिफ भारतीय पुलिस थानों में नाम का इंदराज करवाने वाले शुएब के भारत के सफ़र के दिलचस्प वाक़यात पर मबनी सफ़रनामा
कमिंग बैक भी किताबी शक्ल में शाया हो चुका है। शोएब भारत में DI खान के उन भारतीय शहरियों से भी मिले जो पश्तो ज़ुबान बोलते हैं और हिंदू पश्तून कहलाते हैं। शोएब ने तस्वीर के जरिए इंडिया की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लम्हात को भी इंतहाई महारत से कैमरे में कैद किया है। और तो और शोएब बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स भी बनाते हैं। जी हाँ, उनकी किताब पर मौजूद पेंटिंग भी उन्हीं के हाथ की बनाई हुई है। मजीद एक पाकिस्तानी का इंडिया जाना और एक सयाह की नजरिया को देखना और इंडिया में पाकिस्तानी का इस्तकबाल होना, ये सुनने में इंतहाई दिलचस्प और पुरतजस्सुस भी लगता है। इस हवाले से जानते हैं भारत के सफर की आप बीती। हमारे साथ ही शोएब मौजूद है, उनसे। शोएब, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शोएब बताइएगा, ये कलाबे कैसे मिला लिया आपने? एक जानिब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, दूसरी जानिब सयाह हैं। चले मुसन्निफ तो समझ में आता है क्योंकि सयाह चाहेगा कि उसकी स्टोरीज जो हैं वो शेयर की जाएं, लोग पढ़ें, उसके बारे में जानें। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा शोबा है जो बिल्कुल ही अलग है और वो डिजिट से रिलेटेड है। तो ये दोनों चीज़ें कैसे आप एक साथ चला पाए और कैसे शौक पैदा हुआ? बस कुछ काम इंसान को मौज के लिए करने पड़ते हैं, कुछ इंसान के शौक होते हैं, कुछ टैलेंट अगर मेरे अंदर कुछ था बचपन में और मुझे मौका मिला कि मैं उसको सामने लाऊं, तो सब कुछ साथ साथ चल रहा है। सबसे मैं इंसाफ तो शायद नहीं कर पा रहा, मगर जो कुछ मैं जितना कुछ कर पा रहा हूँ वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 107 ममालिक का अभी तक आप सफर कर चुके हैं। जी, 107 ममालिक का मैं सफ़र कर चुका हूँ। उसमें से मैंने 86 ममालिक का सफ़र पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किया और बाकी जो ममालिक हैं उसके बाद मुझे बरतानवी शहरियत मिल गई थी, तो मैंने बाकी ममालिक का सफ़र बरतानवी पासपोर्ट पर किया। तो आपने इंडिया का सफ़र किस पासपोर्ट पर किया? पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। जब मैं हिंदुस्तान गया था तब मुझे बरतानवी शहरियत नहीं मिली थी और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ही मुझे वीज़ा मिला था और जो तमाम रिक्वायरमेंट्स होती हैं पाकिस्तानियों के लिए उन सब से मुझे गुजरना पड़ा। इसीलिए जैसे आपने तारुफ में बताया कि एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर, और एक सबसे पहली चीज़ तो ये कि भारत के सफ़र का कैसे ख्याल आपको आ गया और वीज़ा कैसे मिला? जी, तो एक एक करके मैं बताता हूँ। वीज़ा तो मुझे बिजनेस वीज़ा मिला था क्योंकि जिस कंपनी में मैं उस वक्त मुलाजमत करता था उन्हीं की तरफ से कोई इवेंट था जिसके लिए मुझे जाना पड़ा। मगर मैंने मौके से फ़ायदा उठाते हुए हिंदुस्तान की खूब सैर भी की और उन शहरों में गया जहाँ मैं काफ़ी अरसे से जाना चाहता था। और जहाँ तक आपका सवाल है कि हिंदुस्तान ही क्यों, मुझे हिंदुस्तान के बारे में बचपन से ही बहुत तजस्सुस था। मैं अपने नाना से हिंदुस्तान की कहानियाँ सुनता रहता था। फिर हमारे और उनके अंदर जितना मुश्तरक है, जब मुझे मालूम हुआ पैदा होके बढ़ते हुए कि हम कभी एक मुल्क हुआ करते थे, ज़बान और सकाफ़त और बहुत सी चीज़ें मुश्तरक थीं, तो इस वजह से मुझे काफ़ी तजस्सुस था, हिंदुस्तान जाने का शौक़ था। और फिर जब मेरा बैनुल-अक़वामी सफ़र शुरू हुआ, मैंने इतने ममालिक का सफ़र किया, तो मैंने सोचा कि पड़ोसियों का हक तो पहले होता है, तो वहाँ भी जाना चाहिए। सही है, ये आपने अच्छा सोचा। मुझे ये बताएं कि शोएब, इंडिया में कौन कौन से आप शहरों में गए, कौन कौन से आपने ऐसे मकामात देखे और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सी जगह आपको लगी? जी, मैं गया इंडिया में 4 शहरों में, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप एक वक्त में 4 या 5 शहरों से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो मुझे वीज़ा एप्लीकेशन में बताना पड़ा, वरना मैं जाना तो बहुत सी जगहों पे जाता था, मगर मुझे 4 शहरों का इंतखाब करना पड़ा। तो मैं गया दिल्ली और आगरा, बनारस और जयपुर। तो दिल्ली तो ज़ाहिर है वहाँ पे लैंड करना था। कुछ ही मखसूस जगहों पे पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले लोग लैंड कर सकते हैं, मखसूस तरीक़ों से आ सकते हैं, तो वहाँ पे लैंड करना था। वैसे मुझे दिल्ली जाने का शौक़ भी बहुत था क्योंकि वहाँ पे इतनी दिल्ली की तारीख़ और इतने तारीख़ी मकामात, वहाँ पे जामा मस्जिद, लाल किला, निज़ामुद्दीन, गालिब का मज़ार, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, और पुरानी दिल्ली ख़ास तौर पर मुझे इंतहाई दिलचस्प लगी। आगरा ज़ाहिर है वहाँ पर ताजमहल है, मगर वहाँ पे ताजमहल के अलावा मुझे और भी बहुत दिलचस्प और तारीख़ी अहमियत से बहुत अहम जगह मिली। मतलब आगरा की किला जो कि बहुत ही वसी और इस किला है और बहुत शानदार, उस किले में वो जगह है जहाँ से किला बनाने वाले शाहजहां देखा करते थे ताजमहल को। इसके अलावा वहाँ पर एक और मज़ार है तमादुद्दौला का, वो भी इंतहाई खूबसूरत है। मुझे जो सबसे जगह जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि सरप्राइज़ किया और फैसिनेट किया वो बनारस था, क्योंकि बनारस एक बहुत ही तारीख़ी शहर है और हिंदुओं के लिए इंतहाई मुक़द्दस शहर है। वहाँ पे उनके बहुत ज़्यादा तारीख़ी और अहम मंदिर पाए जाते हैं, मगर इसके साथ साथ वहाँ पे मसाजिद और मुसलमानों की भी एक तारीख़ पाई जाती है और किस तरह वो सदियों से एक शहर में रहते चले आए हैं, वो एक बहुत ही दिलचस्प था। इसके अलावा उस शहर में मेरे ख्याल में एक बहुत पुरस्रार एलिमेंट था, क्योंकि
जो ये है कि उनका चूंकि मुकद्दस शहर है, तो बहुत से हिंदू लोग फौत होकर वहां पे चाहते हैं कि वहां पर जाके उनकी आखिरी रस्मात अदा की जाएं और फिर उनकी जो राख तो है वो ये इस वजह से भी हो सकता है कि कुछ शहरों से आपकी तवक्कुआत बहुत ज्यादा होती हैं और कुछ शहरों से कम होती हैं, तो मेरा ख्याल है कम जो तवक्कुआत होती हैं वो शहर कई बार जो है ना एक्सीड कर जाते हैं उन तवक्कुआत से। लेकिन ये भी बताइएगा कि आपको पुलिस स्टेशन बहुत बार हाजिरी देनी पड़ी है, तो वहां कैसा रवैया रहा आपका? पुलिस स्टेशन के ये रिक्वायरमेंट है कि आपको हर शहर में ऑन अराइवल और बिफोर डिपार्चर आपको पुलिस में जाके बताना होता है कि मैं आ गया हूँ और अब मैं जाने वाला हूँ। तो पहली बार तो बहुत दिलचस्प रहा, क्योंकि जब मैं दिल्ली में पहुंचा और मैं जो मैंने होटल बुक किया था वहां पर मैं पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि आपने पहले जाके पुलिस रिपोर्ट से पुलिस क्लियरेंस लाने हैं, फिर हम आपको चेक इन करने देंगे। और फिर जब मैं पुलिस स्टेशन गया, उन्होंने कहा पहले आपको होटल से पेपर लेके आना है कि आप इस होटल में ठहरे हैं, फिर हम आपको रजिस्टर करेंगे। तो वो चिकन एंड एग सिचुएशन बन गई कि पहले कौन सा काम करना है, मगर बहरहाल वो सही है। दो तीन चक्कर लगा के रिजॉल्व हो गया। चले आई गेस इंडियन जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए भी पाकिस्तान में भी कुछ इसी तरह के ही रूल्स हैं। मुझे शोएब, मैं चाहूंगी जो आपकी बुक है कमिंग बैक, जो आपका सफरनामा है, उसके हवाले से भी बताएं। जी, चूंकि मेरा हिंदुस्तान का सफर इतना दिलचस्प था और मुझे वहां पे मतलब एक आम सियाह से हट कर मुझे बहुत से ऐसे तजुर्बात हुए कि मुझे बहुत लग रहा था कि इन तजुर्बात को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, किताबी शक्ल में लाना चाहिए। शुरू में तो मैंने एक तरह डायरी के तौर पे लिखा, मगर मैं लिखता चला गया तो वो आखिर में मैंने सोचा कि ये तो अब ना डायरी रही और ना किताब रही, तो उस पर मैंने कुछ मजीद मेहनत की, फिर एक पब्लिशर से मुलाकात हुई और फाइनली मैं इसको एक किताबी शक्ल में लाया। किताब का नाम है कमिंग बैक, ये बरतानिया में छप चुकी है और पाकिस्तान में भी हाल ही में इसका पाकिस्तान एडिशन शाया हुआ है बुक कॉर्नर जहलम की तरफ से। तो ये किताब है, इसके अंदर जो मैंने कवर किया है उन शहरों का अहवाल जहाँ पे मैं गया, और ख़ास तौर पे जो मैंने इसमें चीज़ कैप्चर की है कि एक पाकिस्तानी का तजुर्बा कैसे रहा और पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिर को हिंदुस्तान में किस तरह से रिसीव किया गया, कैसे परसीव किया गया, कैसे लोगों का रिएक्शन होता है जो जानते हैं कि आप पाकिस्तान से हैं। और ये तो बहुत बहुत जबरदस्त नाम भी, आपने टाइटल भी इसका खूब लिखा है कमिंग बैक, और बहुत सारे लोग इससे रिलेट भी कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपनी किताब के बारे में बताने के लिए, अपने सफर के बारे में बताने के लिए। और लोग अब इंस्पायर भी हो रहे होंगे शोएब से, क्योंकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उसके साथ साथ अपने शौक को भी पूरा कर रहे हैं, तो बाकी लोग भी इसी तरह से अपनी जिंदगी में अपने शौक और अपने काम को साथ लेके चलना चाहेंगे। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। पुलिस कांस्टेबल हैं हसन और उसके साथ साथ उस्ताद भी हैं, और कुछ खामियां, कुछ महरूमियां जो उनको अपने ज़माने तालिब इल्मी में मौजूद थी, वो चाहते हैं कि अब जो तालिब इल्म मौजूद है सरकारी स्कूलों में उनको वो प्रॉब्लम ना आए। हसन इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद है। हसन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपसे दोबारा से वही सवाल करूंगी कि आपको शौक क्या था? पुलिस में जाने का शौक था या फिर आपको एक मौलम यानी एक टीचर बनने का शौक था? जी, मुझे टीचर बनने का बहुत ज्यादा शौक था और मैं पढ़ाता भी रहा हूँ घर में, एकेडमी माजूर बच्चों को मुफ्त पढ़ाता था, यतीम बच्चों को। तो बस मैं दो चीजें बच्चों के अंदर पैदा करना चाहता था, एक कॉन्फिडेंस और दूसरा कंसेप्ट। तो बाय द वे मेरी पुलिस में जॉब हो गई, तो लेकिन मैंने फिर टीचिंग का सिलसिला नहीं खत्म किया, तो पुलिस के साथ साथ मैं टीचिंग भी करता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ और पुलिस की जॉब भी कर रहा हूँ। जबरदस्त। वो एग्जैक्टली ये बड़ा मुश्किल काम है। जी, मैंने सर मैं इस तरह करता हूँ कि सुबह जो 7 से 2 है ना, वो मैं स्कूल को टाइम देता हूँ अपना। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरी जो ड्यूटी है वो सेकंड टाइम ज्यादा लगाई जाए, ताकि जो है मैं बच्चों को प्रॉपर टाइम दे सकूं, क्योंकि रेस्ट मैंने अपनी जिंदगी से जो है ना बिल्कुल खत्म कर दिया है। बस 6 घंटे या 5 घंटे सोना है, उसके अलावा बुक्स पढ़नी है, बच्चों को पढ़ाना है और पुलिस की अपनी जो जॉब है वो ईमानदारी से करनी है। अरे जबरदस्त जबरदस्त, और सबसे खूबसूरत काम आप कर रहे हैं इस वक्त हसन, जो ये पढ़ाने का, और खास तौर पे उन बच्चों को जिनमें खासी महरूमियां रह जाती है और सोसाइटी में उनके लिए कॉन्फिडेंस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो आपने कहा आप उनमें डेवलप करना चाहते हैं। आप लिखते भी हैं, उसके हवाले से भी जरा बताएं। जी, मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूँ तो एजुकेशन सिस्टम पर मैं तहरीरें बहुत ज्यादा लिखता हूँ। तो वजीर तालीम राना सिकंदर यार ने काफी दफा अपनी आईडी पर मेरी पोस्टें शेयर की हैं, तो मैं लिखता रहता हूँ 2 चीजों पर सबसे ज्यादा। एक क्या है, स्टेज फेयर कैसे खत्म किया जाए, दूसरा ये है कि मौजूदा तालीमी निसाब के मुताबिक बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाए, किस तरह एक्टिविटीज कराई जाए, किस तरह उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए। बिल्कुल। तो हसन, आपने काफ़ी भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, और क्योंकि उस्ताद का काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरी कौम का मेमार होता है वो, तो ये बताइएगा कि शुरू कहाँ से हुआ? आपको बुनियादी तौर पे खुद क्या एक्सपीरियंसेस थे जिसकी बिना पर आपने सोचा कि ये डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है? सर, एक फिक्र है पैब्लो पिकासो का, एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट।
ये फिक्र मेरे जहन में बैठ गया, क्योंकि हमने जो महरूमियां देखी, जिस तरह हमारे असातिज़ा ने हमें पढ़ाया बगैर किसी कंसेप्ट के, बगैर किसी स्टेज प्रेजेंटेशन के, तो मैंने कहा भाई हर बच्चा एक आर्टिस्ट होता है, लेकिन क्या ये उस्ताद की जिम्मेदारी है कि उसको पॉलिश करे, उसको निखारे, उसकी जो खूबियां उसको बाहर लेकर आए। तो ये वजह बनी कि मैंने कहा जो मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा उनकी खूबियां पॉलिश करूंगा। कोई बच्चा अगर स्पीच करना चाहता है, पेंटिंग करना चाहता है, पोइट्री करना चाहता है या नज़म पढ़ना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, मैं बच्चों को पॉलिश करूंगा। मैं बच्चों को प्लेटफॉर्म दूंगा अपनी आईडी से कि वो आए और परफॉर्म करें। तो मैंने ये सिलसिला जो है इस बुनियाद पे कि एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट से शुरू किया था। जबरदस्त जबरदस्त, कॉन्सेप्ट भी बड़ा जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, आपने कहा कि आपको शौक पढ़ाने का ही था, तो फिर पंजाब पुलिस ही क्यों आपने अपनी नौकरी के लिए चुना और आपकी जॉब आपने कहा कि वहां हो गई? अच्छा देखिए, मैं सबसे पहले टीचिंग करता था, तो फिर जैसे आपको पता सोसाइटी और पेरेंट्स जो है ना, एक सरकारी नौकरी एक कामयाबी का समझा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस नौकरी सेटिस्फाइड भी हूँ। मैंने अप्लाई किया और साथ ही जॉब लग गई। तो एक मेरे लिए बड़ी हैरान चीज थी, मैं बनना तो टीचर चाहता था लेकिन पुलिस में आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो जो अपना शौक है, जो अपना पैशन है टीचिंग का, वो साथ साथ चलाऊंगा। और साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं पुलिस की जॉब भी कर रहा हूँ। मुझे पुलिस में ही AIG एडिशनल IG पंजाब, DPO खानेवाल और कई लोगों से मुझे जो है बहुत ज्यादा इनामात मिले हैं। बिल्कुल, ये इंटरकनेक्टेड भी लगता है कि आप उस्ताद थे तो आपको पुलिस में जल्दी जॉब मिल गई, और पुलिस में है तो आपको जो है बताने समझाने में आसानी होती होगी अपने बच्चों को। तो आप ये बताइएगा कि अभी आप क्या देख रहे हैं, क्या तब्दीली आई है जब आप एक तालिब इल्म थे और आज के तालिब इल्म में क्या तब्दीली है? सबसे बड़ी जो तब्दीली मैंने देखी है वो 3 चीजों की है। सबसे पहले मेरे स्टूडेंट्स अब सवाल पूछ सकते हैं। जब हम पढ़ते थे सवाल एक ममनू था, उस्ताद ने जो पढ़ा दिया बस वही पढ़ा दिया, उसके बाद कोई बच्चा सवाल करने का मैं कहता हूँ हिम्मत ही नहीं कर पाता था। तो मैंने बच्चों में जो चीज पैदा की है वो सवाल करना है। दूसरी जो चीज है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि अब हर बच्चा पूरा एतमाद है, उसे पता है कि जो मेरी पर्सनैलिटी है वो सबसे यूनिक है, वो स्टेज पे अपनी परफॉर्मेंस देता है। तो ये 2 चीजें होंगी। तीसरी चीज मैंने उनको होमवर्क से निजात दे दिया। होमवर्क बच्चों के कहना हुनर को, बच्चों के दिमाग को खा रहा था। मैंने ये होमवर्क किया और स्टेज प्रेजेंटेशन लॉन्च कर दिया कि हर बच्चा है जो पढ़े वो स्टेज पर आके दूसरे बच्चों को समझाए। इससे ना सिर्फ होगा बल्कि बच्चों को अपनी सलाहियतों का भी पता चलेगा कि मैं किस तरह जो है और मजीद बेहतर कर सकता हूँ। Exactly. और यही चीजें हैं जो एक बच्चे में शुरू से डेवलप की जाए तो उसके आने वाले जो उसको करियर में, अगली पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा आसानी मिलती है। मुझे ये बताइएगा कि हसन, आपके स्टूडेंट, जिस तरह आपने कहा आपकी उनसे बहुत ज्यादा एफिलिएशन है, उसकी पोस्ट एक वायरल हुई थी, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन था? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी ज्यादा वायरल हो जाएगी ये? जी, मैंने बच्चों को एक बात समझाई हुई, मैंने कहा कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। एक काम से अगर आप जुड़े रहिए, ये हो नहीं सकता कि कायनात आपको कामयाब ना करें, लेकिन ये है कि काम पैशन के साथ करना है। पैशन के साथ करो, ये काम को छोड़ दो। तो वो बच्चा शायरी करता था, सराय की शायरी, उसने मुसलसल शायरी की, 1 साल तक उसने शायरी की और आखिरकार ये हुआ कि 30 लाख से ज्यादा लोगों ने उसकी वीडियोस को देखा और कई लोग उसको मिलने स्कूल में कि इतना कमाल का टैलेंट छुपा हुआ है। हालांकि वो शायरी वो पहले भी कर लेता, लेकिन किसी उस्ताद ने उसको स्टेज पर बुलाया नहीं था, उसको वो टैलेंट वो सामने नहीं आया था। मैंने जाकर उस बच्चे को पॉलिश किया, स्टेज दी, मैंने कहा ये आपकी स्टेज है, इस पे आप परफॉर्म करना है। तो बच्चा बहुत ज्यादा खुश हुआ। जब इतने ज्यादा व्यूज आए, उसके घर वाले भी बहुत खुश हुए। जबरदस्त। और ये आपको ही क्रेडिट जाता है सारा, जिस तरीके से आप पॉलिश कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। मुझे एक और भी चीज बताइएगा कि स्पेसिफिकली आपने सरकारी स्कूल के बच्चों का ही इंतखाब क्यों किया? देखिए, सरकारी स्कूल में जो है ना, एक मैं कहता हूँ मुतवसत तबके के जो लोग हैं वो जाते हैं, उनके पास इतनी फीस नहीं होती कि प्राइवेट स्कूल्स में या कोर्सेज करवा सकें कम्युनिकेशन के या स्टेज प्रेजेंटेशन के। तो मैंने ये देखा कि जो गरीब के बच्चे हैं, मैं उन पे जो है अपना सारा टाइम जो है इन्वेस्ट करूं ताकि वो बच्चे ग्रो कर सकें। ठीक है, उनके पास इतने फीस, इतने अखराजात नहीं होते। इसके अलावा बताता चलूं कि हम यूनिफॉर्म बच्चों को मुफ्त देते हैं, शूज मुफ्त देते हैं, जुराबें, जो भी लवाजमात बच्चों के हम मुफ्त देते हैं स्कूल में। सरकारी स्कूल है लेकिन हम अपनी तरह कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को उनकी सहूलियात जो है दी जाए। इसके अलावा सरकारी स्कूल तो यही था कि यहाँ गरीब के बहुत ज्यादा गरीबों के बच्चे थे, तो मैंने ये किया कि इनके जो बच्चों पर अपना टाइम लगाऊंगा और इनको जो है तरक्की करता देखूंगा जिंदगी में। बिल्कुल। तो हसन, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है उनको तरक्की करता हुआ देखकर, और आपको अपना शौक पूरा करते हुए कि आप उनको जो है उस्ताद के तौर पर डिलीवर करना चाह रहे हैं। और जो आपका एक पॉइंट है वो बहुत वैलिड है कि कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है हमारे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में, तो वो डिलीवर आप कर रहे हैं। तो जो शायरी कर रहा है वो शायरी करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप पढ़ाते साइंस है, तो साइंस में आप कितना पोटेंशियल देख रहे हैं इन सरकारी स्कूलों में? देखिए, साइंस में ना 2 चीजों की कमी है। एक प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग नहीं है कि
प्रैक्टिकल उन्हें नहीं करवाते। वो एक सेल की तारीफ पढ़ेगा ना बच्चा तो सिर्फ वो किताब से देख के होमवर्क लिख लेगा और पेपर में लिख लेगा, नहीं करता। कि मैं सेल बनवाया, उसके अंदर न्यूक्लियस बनवाया, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया बनवाया, तो इस तरह हमारे पास इतने हालात नहीं है, लेकिन ग्राउंड में तो उनको समझा सकते हैं ना हम। मैं प्रैक्टिकल के जरिए उन बच्चों को समझाता हूँ, जो जितनी टाइम मेरी कोशिश होती है कि बच्चे प्रैक्टिकल से सीखें। तो दूसरी चीज है ना कि वो कंसेप्ट नहीं देते बच्चों को, वो एक तरीके किताब से पढ़ाकर उन्हें समझा देती हैं और वो लिख के आ जाते हैं। इससे उनका यानी कि माइंडसेट जो है ग्रो नहीं करता। मेरा तरीकाकार ये है कि मैं बच्चों को कहता हूँ कि आपने सवाल पूछना है, कंसेप्ट समझना है, प्रैक्टिकल करना है, फिर आके खुद समझाना है, ताकि ये तारीफ जो है, ये कुछ सवाल आपके ज़हन में बैठ जाए। हमारे यहाँ ये होता है कि एक बच्चा क्लास से दूसरी क्लास में जाता है, पिछला सारा जो डेटा उसके दिमाग से वो डिलीट हो जाता है। तो मेरे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है, जो इन्होंने 5वीं क्लास में पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें 8वीं क्लास में भी वो सब कुछ याद है। बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त। आपकी पज़राई हर कोई कर रहा है सोशल मीडिया पर, आपके चर्चे, वज़ीर तालीम ने भी आपकी पोस्ट शेयर किया है। आईजी पंजाब की तरफ से भी हसन आपको उनसे मुलाकात का शर्फ आपको हासिल हुआ या उन्होंने आपकी पज़राई की? नहीं, अभी तक आईजी पंजाब की तरफ से कोई ऐसा नहीं आया, लेकिन बस ये है कि मुझे पता है कंसिस्टेंसी द की टू सक्सेस। मैं अपने मकसद में लगा रहूंगा तो इंशाल्लाह मेरी आवाज जो है पूरे पाकिस्तान तक जाएगी, इंशाल्लाह जाएगी। और हसन, हम भी कोशिश अपनी पूरी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आज हमारा मेहमान बनने के लिए, और उसके साथ साथ शुक्रिया इस बात कि आप हमारी नई नस्ल को तालीम फराहम कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उनको। तो ये एक बहुत भारी जिम्मेदारी है जो हमारे असातिज़ा पर आयद होती है, और उसको ऐसे तरीके से कुछ लोग सरअंजाम दे रहे हैं, चाहे उनका शोबा कोई और क्यों ना हो। हसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आगाज में हमने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के दिलचस्प और शानदार मुकाबलों का जिक्र किया था, तो जरा आप तफसील से उस पर बात करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की कैप्टन शादाब खान ने टॉस जीतकर कराची किंग्स को बैटिंग की दावत दी, और कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 128 रन बनाए। कराची किंग्स की जानिब से टिम सेफर 30, अब्बास आफरीदी 24 और साद बेग 20 रन बनाकर नुमाया रहे। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो उनकी जानिब से नसीम शाह, जेसन होल्डर और शादाब खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 129 रन का हदफ 18वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से शादाब खान ने 47, आजम खान ने 31 और साहबजादा फरहान ने 30 रन बनाए। कराची किंग्स की जानिब से हसन अली ने 2, अब्बास आफरीदी और मोहम्मद नबी ने 1-1 विकेट हासिल की। उधर आज सीजन 10 के 11वें मैच में कराची किंग्स का टाकरा पेशावर ज़ल्मी से होगा। पॉइंट्स टेबल की भी बात कर लेते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 मैचेस खेलकर तमाम में कामयाबी हासिल करते हुए 8 पॉइंट के साथ टेबल पर पहली पोजीशन पर बराजमान है। लाहौर कलंदर्स की बात करें तो अब तक 3 मैचेस खेले, जिसमें 2 में कामयाबी और 1 में शिकस्त हुई। कलंदर्स 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। कराची किंग्स ने अब तक 4 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 2 में जीत मिली और 2 में ही उसे शिकस्त का मजा चखना पड़ा। वो 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा कोयटा ग्लेडिएटर और पेशावर ज़ल्मी 3-3 मैचेस खेलकर 1-1 कामयाबी और 2-2 पॉइंट्स के साथ बिलतरतीब चौथी और 5वीं पोजीशन पर हैं। इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। बिल्कुल, स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अवैस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। अवैस, इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करें तो मुसलसल फतुहात समेटती चली जा रही है, क्या वजह आपको लगती है? क्या बैटिंग लाइनअप की बात करें, साहबजादा फरहान की बात करें, खान साहिबान की बात करें, जैसे आजम खान और शादाब खान जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है इस मैच में? देखें, अभी मैं पढ़ भी रहा था, अगर विनिंग स्ट्रीक की बात करूं तो पाकिस्तान सुपर लीग का एक रिकॉर्ड भी है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑन द ट्रॉट 9 मैचेस जीती हुई है। दैट शोज के जो मैनेजमेंट पीछे बैठी है उसने कितना ज्यादा काम किया है एक स्क्वाड के ऊपर। आपको याद हो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का सबसे बड़ा जो इशू नजर आ रहा था इस मैचेस से पहले उनका ओपनिंग डिपार्टमेंट का था। साहिबजादा फरहान को छोड़ के आपको पता, गौस की बात करें जो यूएसए के प्लेयर भी वो परफॉर्म नहीं करे, तो थोड़ा सा नजर आता था कि यार ये वीक लिंक आपको नजर आ रहा है। फिर आजम खान का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही शादाब खान कह चुके थे कि मैंने बता दिया था आजम खान को पिक होने से पहले कि आप ऐसा ओपनर भी खेल सकते हो, आप 2 मैचेस या 3 मैचेस के अंदर स्ट्रॉन्ग आपको स्टार्ट देना पड़ेगा, और वो चीज आपको कल नजर भी है। तो थिंक टैंक बड़ा एक जबरदस्त उनका चल रहा है। मिडल ऑर्डर के अंदर आप देखें उनके पास कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स वाले कॉलिन मोनरो की बात करें, फायर पावर भी मौजूद है। फिर बॉलिंग यूनिट की बात करें, वो उनका परफॉर्म करके दे रहे, तो एक आपको नजर एक आता है कलेक्टिव यूनिट बड़ा तगड़ा उनका है। वैसे अगर आप दूसरी टीम की बात करते हैं, चाहे आप बात करें कराची किंग्स की बात कर लें, मुल्तान सुल्तान की बात कर लें, मुल्तान सुल्तान ज्यादा आपको नजर आती है इस वक्त अंडर द रडार, क्योंकि कप्तान खुद रिजवान भी हैं। टीम जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान की कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती हुई आई है टूर्नामेंट के अंदर, इसके लिए मैं पीएसएल पूरे सीजन की बात कर रहा हूँ। आपने खुद गलती की, देखिए दहानी आपका एक स्ट्राइक फास्ट बॉलर था, आपने उसको टीम से ड्रॉप कर दिया।
अब्बास अफरीदी कराची किंग्स में चला गया, वो लड़के वो थे जिन्होंने आपको टूर्नामेंट्स जितवा के दिए, जिन्होंने टूर्नामेंट्स के अंदर आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर भिजवाया। मुझे थिंक टैंक की समझ नहीं, आखिर थिंक टैंक ने इस दफा काम क्या किया था मुल्तान सुल्तान के, जो कि आपको नजर आ रहा खामी उनकी इस टूर्नामेंट से पहले। मुझे अभी भी याद है कि बाबर की बात करूं, रिजवान की बात करूं, शाहीन की, इन पे ज्यादा प्रेशर था क्योंकि आप पाकिस्तान के रेगुलर हिस्सा रहे हो, ज्यादा आप अंडर द रडार थे। क्या लोग कह रहे थे कि यार परफॉर्मेंस नहीं है, टीम का हिस्सा नहीं होने चाहिए। फिर एक प्लेयर कहता नहीं यार मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, मैंने परफॉर्म करके देना है। लेकिन नजर आ रहा है कि परफॉर्मेंस आप लोगों की एज सच एक्सपेक्टेड अभी भी नहीं नजर आती। शाहीन ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके पिछले मैच के अंदर दिए, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है इनसे। लेकिन टोटली अगर PSL की बात करें तो फिर मैं कह रहा हूँ कि मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत ज्यादा एक ड्रॉबैक जरूर है, उनकी थिंक टैंक को इस पे काम करने की जरूरत है। अब्दुल रहमान वन ऑफ द बेस्ट कोचेज हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि थिंक टैंक ने काम क्या किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, टॉप प्लेयर पे जरूर आपको नजर आ रही है, लेकिन एक ऑन अ लाइटर नोट कहते हैं ना कि एक झटका बड़ा जरूरी होता है आपको जब आप विनिंग स्ट्रीक के ऊपर जा रहे हो ना, क्योंकि वो झटका आपको सोचने में मजबूर करता है कि यार आखिर गलती क्यों हुई, हम कहां से गलती के ऊपर हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। जब आप विनिंग स्ट्रीक के ऊपर टूर्नामेंट्स में जा रहे होते हो तो झटका बड़ी गंदी बुरे टाइम पे आपको लगता है, उस वक्त आप खड़े नहीं हो सकते। तो ये थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह का कोई झटका? देखिए पिंडी में बैठे हुए डर लगता है कहते हुए कि झटका ऐसा एक्सपेक्ट करे, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है आसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि उनकी हर चीज इस वक्त काम कर रही है। लेकिन कल भी आपने एक मैच में एक चीज देखी होगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड को अगर आप अंडर प्रेशर लेके आना चाहते हो आपको उनका टॉप ऑर्डर को तोड़ना पड़ेगा, जिसमें खास करके साहिबजादा फरहान है, बैक टू बैक वो स्कोर कर चुके हैं। वो इस तरीके से वो फायर पावर दिखा रहे हैं, वो एक प्लस पॉइंट दे रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के मिडिल ऑर्डर को आके परफॉर्म करेगा। कॉलिन मॉनरो को एक स्टेबिलिटी दे देता है, ये चीज उनको फायदे में जा रही है। अगर आप चाहते हो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को अंडर परफॉर्म करवाना तो आपको उनका जो मेन अपना खास करके जो ओपनर्स हैं उनको जल्दी आउट करना पड़ेगा। ठीक है। और वैसे हमने देखा बिलाखिर फिर पेशावर ज़ल्मी ने भी जीत का मजा चख ही लिया और उन्होंने हरा दिया मुल्तान सुल्तान को 120 रन से। और दूसरी जानिब जो बाबर आजम का जो एक फेज चल रहा है उसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे आप? उस शदीद किस्म की तनकीद भी की जा रही है, तो दोनों चीज़ों पे ज़रा कमेंट करें। देखिए पेशावर ज़ल्मी का मैंने कहा ना कि फिर थिंक टैंक पे आऊंगा। देखें जिस वक्त आप टीम स्ट्रैटेजी बनाते हो थिंक टैंक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो टीम स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम कर रहा होता है। उनको पता होता है कि किस प्लेयर को किस पोजीशन के ऊपर मैंने खिलाना है, मसला क्या है, मिडिल ऑर्डर के अंदर वीकनेसेस आपको नजर आती हैं। पेशावर ज़ल्मी के अगर मैं इंजमाम भाई हैं, वहां पर मुश्ताक अहमद बैठे हैं, अकरम भाई खुद बैठे हैं, बहुत बड़े नाम है उस डगआउट के अंदर। अगर आप ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात करें, मैं खुद इस चीज पे हैरान था कि बाबर अगर परफॉर्म नहीं करे तो बाबर आजम मिडिल ऑर्डर के अंदर खेल ले, हारिस को आप साइन के साथ के ताकि एक स्टेबिलिटी आपके मिडिल ऑर्डर के अंदर आती। अगर आप कैडमोर की बात करें तो मुझे याद है वाइल्ड कार्ड एंट्री पे ने पिक किया गया था, और इससे पहले जो सीजन्स कैडमोर के थे, मैं खाली PSL की बात नहीं कर रहा, जो रिसेंटली उन्होंने लीग क्रिकेट वगैरह खेली है उसमें एज सच अच्छे फॉर्म के अंदर वो नजर नहीं आपको आ रहे थे। बेशक पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उनको पिक किया गया था। आपका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं करा, आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं करा, बाबर आजम ज्यादा आपको परफॉर्म करते नजर है, वो सारा प्रेशर आपके मिडिल ऑर्डर के अंदर आता है। बॉलिंग यूनिट में आप बात करें तो बॉलिंग यूनिट में जिस तरीके से अली रजा परफॉर्म करा, उसने 4 खिलाड़ी को स्पिन पे आउट किया, 147 तक उसने टच किया, एक अच्छा आपको एक जो ना स्पार्क वापस पेशावर ज़ल्मी के अंदर नजर आया। लेकिन ये जो 2 टीमें हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी मैं कहूंगा 3 टीमें हैं, इनका मुश्किल इस टूर्नामेंट में सर्वाइव। अभी तक तो अवैस यही नजर आ रहा है कि मुश्किल है, क्योंकि ये बॉटम पर चल रही हैं। और ज्यादा तशवीश की बात पता क्या है, वो ये है कि जो हमारे सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं वो क़यादत कर रहे हैं इन टीमों की, और वो वहां पर भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। क्या आपको लगता है ये कॉन्फिडेंस की कमी है, ये इस वक्त वो आउट ऑफ शेप हैं, या फिर फॉर्म में नहीं है, या फिर कोई और बात है कि ये डिलीवर कर ही नहीं पाते, चाहे इंटरनेशनल सतह हो या नेशनल सतह हो? देखिए फॉर्म की कमी भी और कॉन्फिडेंस की है। मैंने कहा ना कि जिस वक्त आपके ऊपर एक सेकंड 20 सेकंड या 10 सेकंड के लिए भी कैमरा लगता है, जब कमेंटेटर्स बात करते हैं, पब्लिक बात करती है, एक्सपेक्टेशन होती है ना, तो लोग कहते हैं यार बड़ा एक प्लेयर है, उसने परफॉर्म करके मुझे देना है। लेकिन वो प्रेशर भी आपके दिमाग पे बिल्ड कर रहा होता है कि मेरा नाम बड़ा है यार, मैं पाकिस्तान का प्लेयर हूँ, मैंने परफॉर्म करना है। वो मैंने कहा ना प्रेशर बिल्ड होता जाता है। बाबर आजम की अगर मैं इस पूरे PSL के रिकॉर्ड की बात करूं, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर हुआ है, जितनी PSL 10वां एडिशन हो चुका है, कि आपका प्लेयर बाबर आजम स्पेसिफिकली जैसा प्लेयर, वो तीनों अगर मैचेस की बात करूं सिर्फ 1-0-3 स्कोर पे आउट हुआ है, डबल फिगर्स में एंटर ही नहीं हुआ। तो दैट मींस कि आपका जो कॉन्फिडेंस है बुरी तरीके से शैटर है। बेशक मैं उस दिन मैच में मौजूद था, बाबर से भी हूं,
बाबर आजम कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा इसलिए वापस नजर आए क्योंकि आपने जीत बहुत बड़ी ली है। आपने जो मैच आप जीते हो वो बहुत तगड़ा मैच आप जीते थे, जिस तरीके से अली रजा ने परफॉर्म किया। लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो प्रेशर में जरूर होंगे। जो थिंक टैंक में पीछे बैठा होगा वो भी बाबर आजम को दिलासा तो दे रहा होगा, लेकिन बाबर आजम को जो जिस तरीके की परफॉर्मेंस रह रही है, बहुत से लोग मुझे पता है इस वक्त डिसएग्री करेंगे जो देख रहे हैं, लेकिन आने वाले T20s की अगर मैं बात करूं, जो इंटरनेशनल आपने वर्ल्ड कप खेलना है या आपने आगे जाके T20 एशिया कप भी खेलने हैं, बाबर आजम की मुझे जगह नजर मुश्किल में आती है। देखें, क्योंकि आपने वो स्ट्राइक रेट पे जाना है। पेशावर ज़ल्मी का एक अच्छा उस दिन क्या मामला था, जितने भी प्लेयर्स ने उस दिन बैटिंग की उन्होंने 30 बॉल्स खेल के उन्होंने स्कोर किया कि स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके रखा है। हमारा मसला ये है कि हम लोग चाहे बाबर आजम की बात कर लो, रिजवान की बात कर लो, बैट पैच जरूर आया हुआ इस वक्त, उनको सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली चल रहा है इस वक्त, वो टूट नहीं रहा बैट पैच। फिर लोगों की जानिब से की जाएगी। आपको पता है क्रिकेट शायकीन तो वैसे ही बड़े ज़्यादा वो बेसब्रे से होते हैं, फौरी तौर पे वो फेवरेट्स जो हैं वो अपने तब्दील भी कर लेते हैं। देखिए, मैंने उस दिन भी मैंने कहा ना कि पिंडी स्टेडियम के अंदर जिस वक्त बाबर बैटिंग करने नहीं भी आए थे तब भी बाबर 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 हो रहा था। आउट होए तब भी लोग फिर भी बाबर, क्योंकि ऑब्वियसली एक स्टारडम तो है, लेकिन वो स्टारडम को ना किल करना पड़ता है, खुद ही आपको बैठ के किल करना पड़ता है। बेशक वो शीशे के सामने आप किल करें, बेशक अपने सीनियर प्लेयर को बिठा के, जो एक लेजेंड होता है जिसको भी आप अपने दिमाग में होता है उसको बिठा के आप अपने आप को किल करते हो कि नहीं यार मैंने परफॉर्म करना है, तब जाके मैं बाबर आजम में स्टारडम हूँ। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ तो फिर एक चीज ज़हन में रखनी पड़ेगी कि आप ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट की तरफ जाए, T20 से आपको थोड़ा सा साइडलाइन होना पड़ेगा। T20 क्रिकेट बिल्कुल दूसरी तरफ जा रही है। देखो ना 200, 250, 225 चेज हो रहा है, स्कोर कहाँ कहाँ जा रहे हैं, चेज भी हो रहे हैं। आपको मॉडर्न डे क्रिकेट स्ट्राइक रेट की तरफ जाना पड़ेगा। साहिबजादा फरहान का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, वो 150, 200, 225, 250 तक के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा है, 200 स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। आप ओपनिंग में बात कर ले, मुझे पता है लोग तनकीद कर रहे थे कि पिछली जो सीरीज खिलाई गई उसको 5वें 4थे नंबर पे भेजा गया था, तो यार वो परफॉर्म नहीं कर पाया। उसकी पोजीशन बेसिकली है ही ओपनर की, तो आपके पास ओपनिंग का स्लॉट भी इस वक्त देखें तगड़ा कंपटीशन आ रहा है। फिर हारिस परफॉर्म करके आपको दे रहा है, साइम अयूब आपको परफॉर्म करके दे रहा है, तो ये जो चीजें चल रही हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी दोनों की जगह थोड़ी सी आगे जाके मुश्किल बनती हुई नजर आ रही है। और हमें ये भी मुश्किल दिखाई दे रहा है कि इनकी टीमों की जगह PSL में, इस PSL में इनके सेमीफाइनल में पहुंचना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया अवैस हमसे बात करने के लिए। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड की आपने कारकर्दगी देखी ही है, दुगने नंबर पर मौजूद है अपने सेकंड पोजीशन जो लाहौर कलंदर्स हैं। लाहौर कलंदर्स 4 और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है इस वक्त 8 पॉइंट्स पर हैं। तो एक तगड़ा मुकाबला इनके दरमियान भी एक्सपेक्टेड है जब अपना चौथा मैच लाहौर कलंदर्स खेलेगा, और उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी टीमों के लिए भी यही दुआ है। और हमारे देखते हैं जी आज के मैच में कराची किंग्स मुकाबला पेशावर ज़ल्मी रात 8 बजे क्या परफॉर्मेंस रहती है टीम्स की। अभी हम ब्रेक पर जाते हैं, आप कहीं मच आएगा। वेलकम बैक। आज शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 87वीं बरसी है और ये मनाई जा रही है। इस मौके पर हमने बेहतर और मुनासिब यही समझा कि कौन बेहतर हो सकता है कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल के बारे में बात कर सके। प्रोफेसर फ़हद अली काज़मी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उन्हीं से उनकी शख्सियत के हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया फ़हद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी ऑन द शो और इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर कि हकीमुल उम्मत के बारे में बात करने के लिए आपने मुझे बुलाया। जब भी उनका तज़किरा आता है, उनका जिक्र आता है, आपका माइंड में आपका नाम जरूर आता है। और हमें याद होता है कि प्रोफेसर फ़हद अबूर रखते हैं। अच्छा फ़हद साहब, सबसे पहले अगर हम बात करें हकीमुल उम्मत की जो शख्सियत है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, उसके बारे में जो आज की हमारी यूथ है, जो जनरेशन है, उसको बताना, उसको सिखाना कितना ज़रूरी लगता है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। असल में मसला ये है, हम वो बदकिस्मत कौम है कि हमारे पास टावरिंग तरीन हीरोज़ और रोल मॉडल्स मौजूद हैं असल में, इन रियलिटी, लेकिन हम अपने बच्चों को, नौजवानों को बता ही नहीं सके कि कितने बड़े बड़े लोग हमने पैदा किए हैं। अब इकबाल तो माजी करीब 100-50 साल, क्या होता है कौमों की ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं होता। तो यानी 100 ईयर्स पहले की एक शख्सियत कह लें, 87वें आज हम उनकी बरसी मना रहे हैं। हैरान कुन शख्सियत। देखें 6-7 लैंग्वेजेस उनको आती हैं, लैंग्वेजेस में अबूर है। वो पर्शियन में जाएं तो पर्शियन के बेस्ट पोइट हैं, उर्दू में जाएं उर्दू के बेस्ट पोइट हैं, फ़िलासफ़र वो वैसे ही हैं। फ़िलासफ़ी के स्टेडियम में वो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम जैसे लेक्चर्स मुरतब करते हैं। पॉलिटिक्स में जाएं तो कायदे आज़म जैसों को वो राह दिखाते हैं।
पॉलिटिक्स को रीओरिएंट करते हैं। 1930 की से पहले की पॉलिटिक्स मुस्लिम लीग की, 1930 के बाद की पॉलिटिक्स, वो इकबाल का फ्यूल है। इकबाल कायद आज़म को खतूत लिखते हैं, वो जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो कायद आज़म को चेंज करती है। यानी यक वक्त एक आदमी लैंग्वेजेस में, पोइट्री में, पॉलिटिकल फिलॉसफी में, एक्टिव पॉलिटिक्स में, एंड वो खुद लॉयर भी हैं, लीगल प्रैक्टिस में, वो आपको हर जगह नंबर 1 नज़र आ रहे हैं और वेस्ट की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। वो उनके अंदर कोई स्लेविश मेंटालिटी, स्लेविश साइकोलॉजी नहीं है। तो ये वर्षा तो हमने अपने बच्चों को मुंतकिल करना है और इसी वजह से शायद उनको सर का खिताब भी दिया गया। सर का खिताब भी बिल्कुल उनको, उनकी जो पोइटिक प्रोएस थी, अल्लामा इकबाल की जो मशहूर नज़म है असरारे खुदी, असरारे खुदी जो फ़ारसी की तवील नज़म थी, इसका जब अंग्रेज़ी में तर्जुमा हुआ और उन्हीं के उस्ताद थे जो उनके कंटेम्प्रेरी थे, उन्होंने तर्जुमा किया था, सर निकलसन ने, प्रोफेसर निकलसन। तो प्रोफेसर निकलसन ने जब तर्जुमा किया और बरतानिया में वो नज़म पॉपुलर हुई, तो उस नज़म की ब्रिलियंस और ग्रेटनेस को ट्रिब्यूट पेश करते हुए अल्लामा इकबाल को सर का टाइटल दिया गया था और वो ही वाज नाइटेड। वो उनकी एक ख़ास तरह की पोइटिक ब्रिलियंस का एतराफ़ था। बिल्कुल। तो इकबाल, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने अपने नौजवानों को मुंतकिल करना है। प्रॉब्लम ये है कि इकबाल, मैं एक और जगह भी अभी कह रहा था, ताकतवर तबकों को ना सूट नहीं करता। इकबाल की आवाज़ हुर्रियत की आवाज़, आज़ादी की आवाज़। आपके जितने ताकत के एक्सप्रेशन है ना, फेक डेटीज, झूठे खुदा, इकबाल का पैगाम उनके लिए मौत है। वो झूठे सियासतदान हों, जागीरदार हों, 2 नंबर मौलवी हों, 2 नंबर सूफ़ी हों, इकबाल जो है वो सरकार दो आलम से, क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लाइट ले रहा है, वो ताकत के मराकज़ के लिए वो एक खौफ की और दहशत की अलामत है। अगर इकबाल मेन स्ट्रीम हो गए तो आपका एग्जिस्टिंग सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वैसा रह नहीं सकता। तो स्ट्रैटेजी ये है, ट्रिब्यूट पेश करेंगे, इकबाल के नगमे गाएंगे, मगर इकबाल की थॉट को मेन स्ट्रीम नहीं होने देंगे। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के तरो दीवार हिला दो, सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो, क्यों खालिक व मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। ये अगर मेन स्ट्रीम हो गया तो फिर तो हमारी तो ताकत जाती रहेगी। जी जी। और जिस तरह से आपने बात की इकबाल की शायरी की, खुसूसी तौर पर जो इश्क़ हकीकी वाला वो जो इसमें एलिमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक जो कनेक्शन है एक बंदे का अपने रब के साथ, वो उस पर ज़रा आप रोशनी डालें। जिस तरह से इकबाल ने अपनी पोइट्री में उसको बहुत ऐसा दिखाया कि बहुत क्लोज है और हम कलाम है एक बंदा अपने रब से, उस पर बहुत अच्छी थीम और बहुत अच्छा सवाल। इसमें कोई शक नहीं है कि इकबाल जो हैं वो खुदा के पैगाम से कनेक्ट करना चाहते हैं, खुदा की बारगाह में हाजिर करना चाहते हैं। वो इकबाल ने एक जगह कहा है, आपकी बात से ये शेर मुझे ज़हन में आ रहा है, बिठा के अर्श पे रखा है तूने ए वाइज, खुदा वो क्या है जो बंदों से एहतराज करे। यानी वो, मैं उस खुदा में बिलीव नहीं करता जो बंदों से गुरेज करता है, बंदों से परहेज करता है। मैं तो उस खुदा से मेरा मकालमा है, मेरी यारी है, जिससे मैं कन्वर्स करता हूं, जो मेरी शरक से ज्यादा करीब है, वो तो मेरा है। तो इकबाल ने जो शिकवा कहा वो इस स्पिरिट के साथ कहा कि देखें हालात जितने मुश्किल हों, जो भी मामलात हों, एट द एंड ऑफ द डे मेरा वाहिद सहारा रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अगर मैंने कोई डायलॉग करना है, कोई बात करनी है, तो वो किसके साथ कर सकता हूं? दुनिया में कोई ताकत नहीं है सवाए रब्बुल इज़्ज़त के। तो शिकवा की स्पिरिट इकबाल की दीगर नज़में भी हैं, जिसमें इकबाल अल्लाह से हम कलाम खुद होते हैं और उनके थ्रू वो हमें कह रहे हैं कि तुम भी हम कलाम हो। तो वो बज़ाहिर शिकवा है, लेकिन वो शिकवा लाड का शिकवा है असल में। वो उसके अंदर एक स्पिरिट है कि आई वॉन्ट टू कन्वर्स विद यू ऑलमाइटी अल्लाह। एक जगह जैसे इकबाल कहते हैं, ये भी वो रब के साथ वो जो उनका मामला है, अगर कजरा है अंजुम आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फिक्रे जहां क्यों कर हो, जहां तेरा है या मेरा। यानी अगर मामला ठीक नहीं है ऑलमाइटी अल्लाह, तो ये तो आपका भी तो एक रोल, यानी वो असल में मदद तलब कर रहे हैं। इस शेर के अंदर भी बज़ाहिर शिकवे का रंग है, मगर इसके अंदर छुपी हुई एक दुआ है,
अपने अंदाज में, अपने अंदाज में। अच्छा फाज साहब, लेकिन आजकल की जो नस्ल है उसको अपने हर हीरोज से शिकवे हैं और हर हीरो पे तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपको लगता है कि इन हीरोज के बारे में इल्म की कमी है, या फिर ये कुछ ऐसे पॉइंट्स जो पहले मंजर आम पर नहीं थे उनको मिल जाने की वजह से अब उन्हीं को बुनियाद बनाकर उनके तमाम तर कामयाबियों, तमाम तर जो उन्होंने अचीवमेंट्स अपनी ज़िंदगी में हासिल की उस पर पानी फेर देते हैं? देखिए, दो बातें हैं जो आप फरमा रहे हैं। नंबर वन, इसमें कोई शक नहीं है कि इल्म की शदीद कमी है। हमारे यहाँ जो सेकुलर तबका है, और मैं नाम नहीं लेता किसी का, हमारे बड़े हैं वो भी, लेकिन सेकुलर तबके के जो सबसे बड़े यहाँ पे स्कॉलर हैं, जो फिजिसिस्ट हैं, जब इकबाल पे बात करते हैं तो इंतहाई आमियाना बात करते हैं। उनके इल्म में ही नहीं है कि इकबाल कौन है और इकबाल के थॉट प्रोसेस की ओवरऑल कोहेरेंस और सिस्टम क्या है। तो अपने दर्जे पे इल्म की कमी है, यकीनन है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है भाई, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये हमारी तरह के जीते जागते इंसान है भाई। अगर किसी से एक गलती हो जाए, खता हो जाए, तो क्या हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे? ह्यूमन ग्रेटनेस देखें, ये हमारा अकीदा सिर्फ हजरात अंबिया के बारे में है कि वो मासूम अनिल खता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की डिवाइन प्रोटेक्शन में है, या औलिया अल्लाह हैं, ये अहले बैत हैं जो अल्लाह की हिफाजत में है, महफूज है। उसके अलावा जितने लोग हैं उनसे गलतियां भी हो सकती हैं। they don't live in black and white, there is a whole gray area also। उनकी ग्रेटनेस ही ये है कि वो उस ग्रे में से निकल के वो ग्रो करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। तो आप इकबाल को, अगर आपको इकबाल से कोई मसला है, कोई फिक्री इख्तलाफ है, कर लें आप, वो इकबाल की ग्रेटनेस को कम तो नहीं कर रहा वो। अगर आप इकबाल की थॉट पर कोई सवाल उठाना चाहते हैं, यकीनन उठाएं, मगर यार पहले इकबाल को होलिस्टिकली पढ़ें तो सही एक दफा। आपको बांगे दरा का मतलब नहीं आता और आप इकबाल को क्रिटिक करने निकले हुए, आप क्रिटिक बन गए। आपको बाले जिब्रील का मतलब नहीं आता, आपको ज़रबे कलीम का पता नहीं है, अरमगान हिजाज किस चीज का नाम है आपको नहीं पता। हाउ कैन यू क्रिटिक सच अ टावरिंग मैन? आपको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम के लेक्चर्स का नहीं पता, आपको अलामा का पूरे फारसी ट्रेडिशन का नहीं पता, सरारे खुदी, रमूजे बेखुदी, जावेद नामा। हैरान कुन, बंदा हैरान हो जाता है इन रियलिटी। अलामा का कोई एक वर्क आप उठाएं, आप उसके शहर में गिरफ्तार हो बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा, आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो इल्म की वो कमी यकीनन है जिसको जब तक हम कवर नहीं करते, एक जेन्युइन स्कॉलरली क्रिटिक के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर नहीं हम कर पा रहे। बिल्कुल। 30 सेकंड फाज साहब, इन द एंड देखिए, आखिरी बात मैं जरूर करूंगा और वो ये है, इकबाल was a graduate of Cambridge, he went to Heidelberg, he was like a towering guy of his age and of this age also, बट जो उनकी जिंदगी का मरकज़ व महवर है ना, अगर दो लफ्जों में इसको कहा जाए, वो इश्क़ रिसालत माब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और प्रॉफिट की उम्मत की इंटीग्रेशन है, प्रॉफिट की उम्मा का रिवाइवल है। ये वो दो काम हैं जो हमने खुद और अपनी यूथ को ट्रांसफर करने हैं। होता ये है कि जब मैं इश्क़ रसूल की बात करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उम्मत की बात करता हूँ, तो शायद मॉडर्न नस्ल के लिए मैं फंडो साउंड करूं, मैं ओल्ड ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव साउंड करूं। हमने अपने बच्चों को बताना है कि नहीं, बीइंग अ मुस्लिम डज नॉट मीन दैट यू आर अ फंडो, बीइंग अ मुस्लिम डज नॉट मीन दैट यू आर अ कंजर्वेटिव। इकबाल एंड जिन्ना, दे वर प्राउड मुस्लिम्स एंड दे वर प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स आल्सो। बिल्कुल ठीक, ये वो मैसेज है जिस पे हमें आगे, और ये मैसेज आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इस जो आप जैसा फंडो कह रहे हैं, इसको बनने के लिए भी आपको तालीम हासिल करनी पड़ती है, आपको एफर्ट करनी पड़ती है, आपको उस मकाम पर पहुंचना पड़ता है जहां पर आप इसके बारे में बात कर सकें। और आप अपना मुकाबला उन लोगों के साथ कर रहे होते हैं जो मेहनत करके उस मकाम पर पहुंचे होते हैं, और आप बिल्कुल शुरू करें, इन शख्सियात के बारे में जानना शुरू करें, तो आपको पता चलेगा इसके बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो आपकी आंखों से ओझल हैं। जिस तरह से इकबाल की पर्सनालिटी के काफी पहलुओं पर अभी फाज साहब ने भी रोशनी डाली, आपका बहुत शुक्रिया। तो जो एक इम्पॉर्टेंट था वो खिलाफत उस्मानिया, फलस्तीन और कश्मीर से जो उनकी उनसियत थी, वो भी अपनी मिसाल आप है। इसके साथ ही आज के एक्सप्रेसो से हम आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।